हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का टॉपिक डिस्कशन है, एक नया ही चैप्टर है हमारे लिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आज का चैप्टर होने वाला है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस करना था, लेकिन इसके ओवरव्यू मुझे देखना है कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें थ्री फेज जो होते हैं, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके साइज बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज स्केल पे होते हैं। जितने भी एनटीपीसी के अंदर देखते हो या बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर देखते हो तो थ्री फेज मशीन का यूजेज सबसे ज़्यादा किया जाता है। और थ्री फेज यहाँ पे हम इंडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे जो हमारा सिलेबस डिमांड करता है। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है ना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, और थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर हमारे सिलेबस का पार्ट है। बाकी क्यों नहीं पढ़ा जाता उसकी हम बात करेंगे एक एक चीज को यहाँ पे, कि ये चीज आया कहाँ से। सबसे पहले यही हमारे चैप्टर में है, और ये जिस तरीके से हमने देखा आपने कि किस तरीके से हमने ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया, फिर डीसी मशीन को डिस्कस किया, उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन को किया। अब हमारा टारगेट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आफ्टर देन we will discuss about थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, तो यहां पर इन चीजों के लिए सबसे पहले देखना है कि ये आता कहां से है। तो हम बेसिक को पकड़ेंगे, यहां पे आएंगे और यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए थ्री फेज मशीन, थ्री फेज मशीन की बात करेंगे हम। यहाँ पे थ्री फेज मशीन जो होता है, यहाँ पे इंडक्शन टाइप है और सिंक्रोनस मशीन टाइप है। थ्री फेज को हम एसी मशीन बोल रहे हैं, इसको ये एसी मशीन है, चाहे सिंक्रोनस वाला हो या फिर इंडक्शन टाइप। ये क्या है, एक एसी मशीन है। एसी मशीन में अब ध्यान रखने की बात है, इसी इंडक्शन मशीन को थ्री फेज एसिंक्रोनस मशीन भी कहा जाता है। इसी इंडक्शन मशीन को थ्री फेज एसिंक्रोनस मशीन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप सिंगल फेज इंडक्शन मशीन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या आपने देखा था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चलता है जो इमेजिनरी होता है, और उसके पीछे पीछे हमेशा कौन चल रहा होता है जी? रोटर की स्पीड। इसका मतलब है रोटर कभी भी एनएस को फॉलो नहीं कर पाता, यानी मोटर के कंडीशन के लिए एनएस हमेशा बराबर किससे बड़ा होता है? किससे जी? एनआर से। तो एक चीज तो तय है, ये कभी इसको फॉलो नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई दिस मशीन इज नोन एज एसिंक्रोनस। सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, इसका मतलब एनएस एनआर के बराबर नहीं हुआ, ये पिछड़ता है, स्लिप करता है। क्लियर? तो स्लिप करने के लिए ये क्या है? एसिंक्रोनस मशीन है। क्लियर? तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन इज ऑल्सो नोन एज एसिंक्रोनस मशीन। यहां पे बात अगर करी जाए अब थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन की, तो इसका दूसरा पार्ट है थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन। अब समझिए, यहां पे सिंक्रोनस बात की गई, यहां पे एसिंक्रोनस बात की गई। तो सिंक्रोनस क्यों होता है यहां पे समझिएगा, क्योंकि इसकी स्पीड, इसमें जो फील्ड की स्पीड होगी एनएस, वो हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग में देखेंगे एक एक चीज, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी एनएस, वो फॉलो करता है हमेशा एनआर। यानी इस मशीन के अंदर एनएस हमेशा बराबर होगा क्या? एनआर के, यानी लॉकिंग टेंडेंसी कहीं ना कहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस मशीन इज नोन एज सिंक्रोनस, यानी सिंक्रोनस स्पीड। एनएस हमने सिंगल फेज इंडक्शन में पढ़ा, एनएस क्या था? सिंक्रोनस स्पीड था। और सिंक्रोनस स्पीड कोई फिजिकल पार्ट वहां नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने को मिला था एक इमेजिनरी पोल घूमता हुआ जो कंडक्टर को कट कर देता था। ठीक है ना? तो यहां पे ये इसको फॉलो करता है, दैट्स व्हाई सिंक्रोनस। ये फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई एसिंक्रोनस। क्लियर? यहां पे अब बात की जाए, यही थ्री फेज इंडक्शन मशीन दो भागों में बटेगा। ऑब्वियसली जो एक जनरेटर होगा, एक मोटर होगा। तो यहां पे देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर। अब देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज वाइडली यूज, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में। पूरे इंडस्ट्री का 90%, अगर इंडस्ट्री में 90% अगर लोड होता है तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन का होता है, मोटर का। क्लियर? ये चीज ध्यान रहे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो डेवलपमेंट किया था निकोला टेस्ला ने किया था। ठीक है ना? तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। बोला तो पूरे आप समझ लो ये कि 90% इंडस्ट्री में अगर एप्लीकेशन यूज होते हैं तो आपका थ्री फेज इंडक्शन
मोटर ही होता है। अब बात की गई कि इसको क्यों नहीं पढ़ते, बहुत कम रेयरली देखे जाते हैं, थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर क्यों नहीं यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा। इसका जो है ग्रिड के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत मुश्किल होता है इस टाइप के मशीन पे, ये लोड पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनमें काफी डिफिकल्टीज आती हैं, फ्रीक्वेंसी मैचिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इसके साथ। तो इसी का एप्लीकेशन बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि विंड टरबाइन में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। विंड टरबाइन अगर देखोगे तो विंड टरबाइन में थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर का उपयोग किया जाता है, अदरवाइज बहुत रेयरली इसके एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका और इसमें भी तुरंत कैपेसिटर बैंक का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, तभी वहां एक्टिव और रिएक्टिव पावर का कॉम्बिनेशन मैच कर पाता है। तो यहां पे ये कुछ दिक्कतें रहती है। अब बात की जाए सिंक्रोनस मशीन की, तो सिंक्रोनस मशीन दो तरीके से डिवाइड होता है। ये मशीन है तो मोटर भी होगा, जनरेटर भी होगा, थ्री फेज जनरेटर एंड थ्री फेज मोटर, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। अब बात की जाए तो यहां का फेमस क्या है, जनरेटर है। सिंक्रोनस का फेमस क्या है, जनरेटर, दैट इज थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर। इसी को अल्टरनेटर भी कहा जाता है, ध्यान रहे, थ्री फेज अल्टरनेटर भी कहा जाता है, ध्यान रहे, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर को थ्री फेज का अल्टरनेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग नेचर का ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग भी कहा, अल्टरनेटर भी कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है, इसकी एप्लीकेशन कहां पे देखने को मिलेगा, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, एनटीपीसीज हैं, आपकी हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सब में यही देखने को मिलेगा। आपके बहुत लार्ज स्केल पे ये होते हैं, इसके साइज बहुत बड़ा होता है, इसका साउंड प्रोड्यूस बहुत ज्यादा ये करता है। कभी आपने एनटीपीसी में ट्रेनिंग किया होगा ड्यूरिंग बीटेक या डिप्लोमा, तो आपको पता चला होगा किस टाइप का साइज का मशीन होता है। आई होप आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि कितना भयानक होता है इस टाइप की मशीन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे लिए यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर। इसका भी एप्लीकेशन बहुत रेयरली होता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है ना। इसको स्टार्ट करने के लिए एक ऑक्सिलरी मशीन का उपयोग करना पड़ता है। सोचो ऐसा भयानक ये मशीन होता है, पर कहीं कहीं इसके एप्लीकेशन देखे जाते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। तो मोटर सिंक्रोनस का बजाय यूज होता है सबसे ज्यादा इंडक्शन का, और जनरेटर इंडक्शन का यूज होने के बजाय सबसे ज्यादा यूज होता है आपका जनरेटर का। तो ये तो था कि चूंकि यहां पढ़ते हैं तो ये चीजें कहां से आती है। अब अपने को पढ़ना है, आज का टॉपिक हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या करना है, सबसे पहले आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर को देखिए ये किस तरीके से होता है। आपके डिस्प्ले पे अभी जो रन कर रहा है ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह को पहले आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि यही आपको बहुत ज्यादा हमको समझाना है और बहुत चीज को करवाना है। तो यहां पे आपको देखना है, इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, बाकी एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें इस चीज को, इस वीडियो को। बिल्कुल एनिमेशन क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज पहले आप ऑब्जर्व करें इसको। ओके, आपने ऑब्जर्व करा होगा जो एनिमेशन अभी आपने देखा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस क्या करने हैं, अबाउट इसके, अबाउट क्या होता है उस जैसे हम करते हैं सबका, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद इसके वर्किंग को देखेंगे, और वर्किंग के बाद इसके फेनोमेना सब देखेंगे, क्योंकि थ्री फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके स्पीड कैसे कंट्रोल होता है। आपने देखा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कोई स्पीड कंट्रोल मेथड हमने नहीं पढ़ा, जो आपका सिंक्रोनस स्पीड एक बार चला उसी के पीछे पीछे रोटर चलना शुरू किया, क्योंकि वहां रोटर के टाइप भी एक ही यूज होते थे। कौन सा था, स्क्वायरल केज टाइप का रोटर, केज यानी पिंजरा टाइप का रोटर है ना। यहाँ पे रोटर के टाइप भी बदल जाते हैं थ्री फेज में, तो यहाँ स्पीड कंट्रोल के मेथड बदल जाते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंजर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को फ्रीक्वेंसी चेंजर भी कहा जाता है। तो हम पहले अबाउट इसके जान रहे हैं कि क्या क्या होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो नहीं करता है। तो अबाउट में हम पहले जानेंगे, अबाउट थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अबाउट के बारे में चर्चा अगर की जाए तो ये कभी भी NS और NR आपस में फॉलो नहीं करता, यानी एक फॉलो करता है, स्पीड कभी बराबर नहीं होता। तो
तो इसका कंडीशन अगर मोटर है तो इसका सिंक्रोनस स्पीड हमेशा रोटर स्पीड से ज्यादा रहेगा। ठीक है, अबाउट के बारे में और चर्चा की जाए, 3 फेज इंडक्शन मोटर का आविष्कार जो है, डेवलपमेंट, इन्वेंटर जो है वो निकोला टेस्ला है। नेक्स्ट, ये कभी इसको फॉलो नहीं करता। और बात की जाए 3 फेज इंडक्शन में 2 टाइप के रोटर का उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्क्वायरल केज और दूसरा होता है स्लिप रिंग, जिसको वाउंड टाइप का रोटर भी बोला जाता है। तो चलिए हमने आप अबाउट एक रफली डाटा सा आपने देखा, इसके टाइप देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होते हैं इनमें क्या क्या बढ़ते हैं। ये 2 भाग मेनली होते हैं इसके पार्ट। अगर इसकी पार्ट की चर्चा की जाए तो 2 मेन पार्ट होता है। पहला इसमें होता है स्टेटर, ऑब्वियसली जो रुका हुआ पार्ट होगा दैट इज स्टेटर। एंड दूसरा पार्ट की अगर बात की जाए तो होता है इसके अंदर रोटर। एक होता है स्टेटर एंड दूसरा बात की जाए तो इसमें होते हैं रोटर। अगर स्टेटर की बात की जाए तो हम स्टेटर की भी चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन वाइज और रोटर की भी। ध्यान रहे यहाँ का रोटर फिर 2 भागों में बंट जाता है। इसके रोटर अलग अलग टाइप के यूज होते हैं, जबकि सिंगल फेज में मैंने एक ही टाइप का रोटर यूज किया था। अब यहाँ देखिए, एक पहला इसका क्या है, पार्ट ए की बात की जाए तो होता है स्क्वायरल केज रोटर, इसको बोलते हैं केज रोटर भी कई बार यूज करता है, स्क्वायरल केज रोटर। एंड दूसरा पार्ट अगर बात की जाए बी में तो बोला जाता है इसमें स्लिप रिंग रोटर होता है, जिसका और नाम है वाउंड रोटर। ठीक है ना। तो इंडक्शन मोटर की अगर चर्चा की जाए पार्ट में कि कौन कौन से पार्ट होते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटर होता है। स्टेटर ऑब्वियसली जो आउटर सेक्शन वाला होगा वही क्या होगा, इसका स्टेटर। जो आउटर सेक्शन वाला होगा वही क्या होगा, इसका स्टेटर। और रोटर जो होगा ऑब्वियसली जो इनर पार्ट में होगा, यानी अंदर जो होगा। अगर मैं बात करूं ये जो रोटर होंगे इसके इनर सेक्शन में होगा। तो स्क्वायरल केज तो ऐसा ही था जो सिंगल फेज इंडक्शन में आपने देखा था, और ये शॉर्टेड थे, बाहर से क्या था, शॉर्टेड था। ये तो केज रोटर आपने ऑलरेडी देख रखा है ना, पिंजरा वाला टाइप का रोटर। और स्लिप रिंग कैसा होता है, स्लिप रिंग की अगर बात की जाए तो एक शाफ्ट के ऊपर, ध्यान रहे, शाफ्ट के ऊपर रोटर डिजाइन कर देते हैं हम, शाफ्ट के ऊपर रोटर डिजाइन करते हैं, समझिएगा, दिख रहा है ना, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर रोटर डिजाइन करते हैं, उसके बाद इस पे जो होती हैं वो वाइंडिंग्स होती है ना, इस पे क्या होता है, हेवी वाइंडिंग्स की जाती है। और इसके वायर जो है स्लिप रिंग, नाम से ही पता चला, देखिए स्लिप रिंग, यहाँ पे 3 स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया जाता, ध्यान रहे, 1, 2 और 3, ध्यान रहे, इसमें 3 स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कनेक्शंस ब्रश के द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं। यहाँ 1, 2 और 3, इनके कनेक्शन यहाँ से होंगे, इनके कनेक्शन यहाँ से होंगे और इनके कनेक्शन यहाँ से होंगे। यानी साइड आउटर आवरण पे क्या होगा, ध्यान रहे एक चीज, ये रोटर ही है अभी भी, ये भी क्या है, ये रोटर है, ये भी रोटर है, ये भी रोटर का एक टाइप है। ये स्टेटर है, ये स्टेटर है, जिसपे हम ना कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्लॉट्स इसमें डिजाइन होगा। अगर इसकी स्लॉट्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी इसके स्लॉट्स डिजाइन होंगे 3 फेज के लिए, ये इस तरीके से स्लॉट्स डिजाइन होंगे 3 फेज। इनका कंडक्टर यहाँ आ जाएगा, इनका कंडक्टर यहाँ आ जाएगा और इनका कंडक्टर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ किस टाइप के स्लॉट्स बनते हैं, सेमी स्लॉट्स, इसको बोला जाता है सेमी स्लॉट्स। सेमी स्लॉट्स क्या होता है, ओपन टाइप नहीं होता है, ना ही क्लोज होता है, थोड़ा सा खुला दिखता है आपको, इसको बोलते हैं सेमी स्लॉट्स, है ना। और ये स्टेटर होता है। बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज मैं सबको दिखाऊंगा, तो ओवरव्यू आपको पता चल गया है कि पार्ट जो होते हैं मेनली 2 पार्ट है। एक पार्ट है स्टेटर, दूसरा पार्ट है रोटर। रोटर भी 2 तरीके के यूज किए जाते हैं, केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर। केज रोटर में स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाता है ना इसमें, लेकिन इसमें स्लिप रिंग से इसके रोटर के वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें स्पीड कंट्रोल के मेथड बहुत
ज़्यादा होते हैं। तो वाइडली यूज इसमें स्पीड कंट्रोल, आप स्लिप रिंग, आपका तो फ्रीक्वेंसी चेंजर के रूप में इस टाइप का रोटर का उपयोग करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक चीज को हम बहुत बढ़िया से देखेंगे यहाँ पार्ट बाय पार्ट। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को। पहले स्टार्टर को डिस्कस करूंगा और फिर रोटर को। ओके, मैं यहाँ बात करूँ अगर स्टार्टर की, है ना। स्टार्टर क्या है, ये देखिए आउटर बॉडी है हमारा। आउटर बॉडी इस तरीके से वाइंडिंग किए जाते हैं और ये मोटर अगर है तो इस तरीके से कहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। तो आउटर बॉडी पे ऊपर चाहे जो भी कवर हो, लेकिन ये मेन हमारा कोर सेक्शन है, ठीक है ना। इसी में वाइंडिंग किए जाएंगे। जैसे आर फेज का होगा, 3 फेज होगा ना, टोटल 3 फेज इनपुट होंगे आपके। इनपुट किसके लिए जी, किसके लिए, मोटर के लिए। तो मोटर के लिए 3 इनपुट होंगे ऑब्वियसली। तो आप कह सकते हो यहाँ पर 3 इनपुट के कंडीशन में आर वाई बी 3 फेज होगा। जब आप कहोगे आर वाई बी होगा तो यहाँ पे कंडीशन कैसा होगा, आप देखिए 3 फेज सिस्टम का होगा। तो 3 फेज सिस्टम में ये देखिए जो इनपुट होगा वो हमारा इस तरीके से 3 इनपुट आएंगे, ठीक है ना, आर वाई बी। और यहाँ पे 3 इनपुट आएंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे वाइंडिंग की जाएगी 3 वाइंडिंग। तो यहाँ पे आर आया तो इसका दूसरा छोर यहाँ पे आएगा, है ना, आर आया। तो ऑब्वियसली जब वाइंडिंग यहाँ पे होगा ये कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन गोलाकार और आगे आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, इस तरीके से होगा। ऑब्वियसली अगर इसके देखा जाए अगर वाइंडिंग इस तरीके से है तो वाइंडिंग ऐसा होगा तो इसके फ्लक्स किधर जाएंगे, आगे की ओर। देखिए वाइंडिंग ऐसा हो रहा है तो फ्लक्स किधर है, इस तरीके से। तो पोल का निर्माण इस टाइप के लिए किधर होगा, इधर। फिर दूसरा फेज की बात करें वाई फेज की, तो इसका कनेक्शन यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, है ना, आर वाई। और थर्ड फेज की बात करें 120 डिग्री पे, फिर पहला यहाँ था सेंटर, नेक्स्ट 120 डिग्री पे वाई फेज गया 120 डिग्री पे, है ना। नेक्स्ट बात करूँ 120 डिग्री पे एक और फेज आएगा, ये, है ना। तो ये थर्ड फेज है। तो आर वाई बी इसकी कनेक्शन भी कहाँ होंगे, यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये भी कनेक्शन करेगा। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए 3 फेज इनपुट का वाइंडिंग इस पे स्टेबल हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएंगे। और ये स्टार्टर होगा, स्टार्टर पार्ट है। उसके बाद अगर चर्चा की जाए, इसके बाद अगर चर्चा करूं किस चीज़ का बना है, स्टील का बना होता है। किस चीज़ का, स्टील का। सिलिकॉन क्यों डालते हैं आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर से सिलिकॉन मिक्स करते हैं, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ना डेवलप्ड हो जाए, उसी लिए एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं जी, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। इवन हाइस्टेसिस को भी कम करने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। चलिए यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी एडी करंट डेवलप होगा उसको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, अब ये भी जो होंगे यहाँ से यहाँ तक होगा कवर साइज, जिसका कवर जो होगा ये आपका जो स्टेटर है, ये एक तरह हमारा क्या है स्टेटर, है ना। तो ये स्टेटर ऐसा तो नहीं रिंग होगा, ये तो कई यहाँ से पतले पतले स्लॉट्स के कट के बने होते हैं। ये भी ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेटर बनेगा, नहीं, पतले पतले स्लॉट्स के कट के बने हैं। जैसे कि रोटर का स्लॉट्स पतले कट के बनता है, ट्रांसफार्मर पतले पत्तियों का बनता है, वैसे ही ये, है ना। तो ये इस तरीके से कटिंग सेक्शन होगा इसके अंदर, है ना, कटिंग सेक्शन होगा। कटिंग सेक्शन आपको कब ये पतले पतली एक पत्ती हो गई तो इससे बहुत सारा पत्तियां होंगी, एक पत्तियां होगी तो बहुत सारा पत्तियां होगी, बहुत सारे पत्तियों को क्या करता है एक साथ टाइट करके नॉट बोल्ट से टाइट किया था। और सारे लेमिनेट होते हैं, कैसा होता है जी, सारा लेमिनेट होता है, लेमिनेटेड कोर होते हैं इसके सबके, ठीक है ना, लेमिनेटेड कोर होता है। क्यों, रिड्यूस दी लॉस, लॉस को कम करने के लिए क्या करता है, टू रिड्यूस दी लॉस, टू रिड्यूस दी लॉस, लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर करते हैं, कोर को लेमिनेट करते हैं। और चर्चा की जाए, ये देखिए ये स्लॉट्स आपको देखने में नहीं थोड़ा डिफरेंस सा लग रहा है, अंदर में ज़्यादा स्पेस, ऊपर में यहाँ पे कम, तो इसको बोला जाता है सेमी स्लॉट्स। क्या बोला जाता है इसको, सेमी स्लॉट्स। अगर हो यहाँ देखिए इसको बोला जाता है सेमी स्लॉट। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस टाइप के स्लॉट्स किए जाते हैं वाइंडिंग, तो सेमी स्लॉट, सेमी स्लॉट। अगर
बेस्ट ऑप्शन मिलता कि इसको कंप्लीटली क्लोज कर देते तो हम उसको भी करते हैं ना, तो बेस्ट ऑप्शन मिलता है। इससे लीकेज करंट क्या होता है, फ्लक्स कम से कम होता है सिस्टम में, मतलब सिस्टम हमारा पावर फैक्टर बहुत बढ़िया हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है पावर फैक्टर। आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारा चीज़ है। तो सेमी स्लॉट्स यूज करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि वाइंडिंग करने में काफ़ी परेशानी होती है। क्लोज वाइंडिंग, क्लोज अगर होता है ये तो है ना, अंदर में कैसे कंडक्टर को घुसाते हैं, ऐसे कंडीशन के लिए सेमी स्लॉट्स रखे जाते हैं। डीप वाइंडिंग वगैरह आगे बात करेंगे हम, तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी आपसे, है ना। सेमी स्लॉट्स होते हैं 120 डिग्री पे सारे सेपरेट होते हैं, तो 120 डिग्री 120 120 120 डिग्री कंप्लीट साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, 360 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। यहाँ RYB यानी IA IB IC, अब ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर IR IY एंड IB, तीनों करंट है फेज का, या किसी भी ABC कर लो या RYB कर लो, है ना, इस तरीके से होते हैं। ये यहाँ पे हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखने की बात है, अगर समझ सकते हो तो फिलहाल समझो, अदरवाइज हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वाइंडिंग के अंदर, यानी अगर बात की जाए, इसमें जो डेल्टा कनेक्शन 3 फेज सिस्टम हो गया, और ये वाइंडिंग जो की जाएगी, यहाँ की वाइंडिंग देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, एक वाइंडिंग यहाँ से, है ना, दूसरी वाइंडिंग इसकी यहाँ से, और तीसरी वाइंडिंग इसकी यहाँ से, ये वाइंडिंग तो की जाएगी ना, तो दो दो वायर आएंगे सबके। अब वो है कि इसमें स्टार कनेक्शन हो गया या डेल्टा, ये तो अलग अपनी बात है ना, क्योंकि ये तो एक ही वाइंडिंग होगा, दूसरा वाइंडिंग रोटर पे भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे या तो स्टार हो सकता है या फिर डेल्टा। कैसा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखो इनपुट तो 3 ही आ रहे हैं, इनपुट 3 ही आ रहे हैं, पर यहाँ पे जब वाइंडिंग करेंगे तो इसके 2 तार निकलेंगे, इस वाले से 2 इससे निकलेंगे, 2 इससे 6 हो जाएगा। तो 6 तार कहाँ जाएंगे, जबकि इनपुट तो 3 ही है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम तो या तो इसको डेल्टा बनाएंगे या स्टार बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे या स्टार बनाएंगे। लेकिन प्रीफरेबल जो होते हैं इस टाइप के मशीन में, इंडक्शन मशीन में, हमेशा डेल्टा को प्रीफर किया जाता है। किसको, डेल्टा कनेक्शन प्रीफर किए जाते हैं मोस्टली, डेल्टा कनेक्शन मोस्टली प्रीफर किए जाते हैं। इसके रीजन में मैं बता देता हूं। देखिए डेल्टा कनेक्शन इसलिए प्रीफर किए जाते हैं, सब एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं पर पूछ लेता है। डेल्टा कनेक्शन प्रीफर किए जाते हैं, रीजन क्या होता है आपको पता है। डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट जो होता है लाइन करंट का √3वां भाग होता है। फेज करंट लाइन करंट का √3वां भाग होता है। इसका मतलब अगर इस लाइन में करंट 11√3 एम्पियर चल रहा होगा, 11√3 करंट एम्पियर चल रहा होगा, समझिएगा 11√3 एम्पियर चल रहा होगा। यहाँ तो मैं 100 कर देता हूँ, 100√3 एम्पियर चल रहा होगा। तो इतना करंट को कैरी करने के लिए जो वाइंडिंग अगर डेल्टा कर दिया जाए तो इसके पर फेज करंट कितना हो जाएगा जी, पर फेज जब ये जाएगा, देखिए 3 फेज लाइन से आ रहा है, तो लाइन करंट जो है ये IL अगर 100√3 है तो फेज करंट कितना हो जाएगा जी, 100/√3 और भागा √3, क्योंकि 2 भागों में बढ़ते हैं करंट। लाइन करंट इतना आ रहा है तो फेज में तो बढ़ जाता है, करंट √3 टाइम से घट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में करंट कितना हो गया, ओनली 100 एम्पियर। मतलब आपने क्या किया कि 100 × √3 एम्पियर करंट भेज रहे थे आप, 100 × √3 एम्पियर करंट भेज रहे थे। इसके लिए करंट कंडक्टर का थिक क्या होना चाहिए, मोटा। कंडक्टर कैसा होना चाहिए, मोटा। लेकिन जब वाइंडिंग के अंदर घुसा तो करंट बढ़ गया, करंट का मैग्नीट्यूड कितना रह गया, 100 एम्पियर। ऑब्वियसली जब 100 एम्पियर का करंट बचेगा, और कहने के लिए आप भेज रहे हो ट्रांसमिशन लाइन में 100√3, मोटर को कितना चाहिए आपको, मोटर में अंदर जो बढ़ रहा है करंट, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन आपने किया है तो वो ले रहा है 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर के कॉरस्पॉन्डिंग इसके कंडक्टर के साइज पतले हो जाते हैं। क्या होते हैं, साइज पतले होते हैं, तो आपका मशीन का साइज थोड़ा छोटा होता है। अगर ऐसा कनेक्शन होता है जैसे डेल्टा कनेक्शन होते हैं, तो 100√3 करंट भेज रहा हूं तो अंदर भी पर फेज में कितना जाता है, सेम करंट जाता है डेल्टा कनेक्शन में। तो स्टार डेल्टा आप पढ़िए सर्किट थ्योरी, मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि वहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्किट थ्योरी आपका
जितना बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया हर चीज होगा। अब समझिए सेम करंट जाएगा तो उसके लिए कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो मशीन का साइज बढ़ेगा। लेकिन डेल्टा कनेक्शन करने पे 100√3 का मान 1.73 कर दे अगर, तो कितना हो गया 173 एम्पियर करंट यहाँ पे 100 एम्पियर में निपट जा रहा है। 100 एम्पियर में निपट जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इतना मोटा कंडक्टर यूज होगा तो हो सकता है यहाँ पे इससे देखिए ये कम पतला, तो यहाँ मोटा कंडक्टर लग रहा है तो यहाँ पतले लग रहा है। ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा होगा 100√3 यानी 1.73 हो गया ना, 1.73। तो समझिए 100√3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 100 गुना 1.73 तो 173 पॉइंट समथिंग 173 एम्पियर करंट जो अब यहाँ पे चल रहा है 173 एम्पियर करंट। तो ये कंडक्टर कह रहा है जब इसमें जा रहा है डेल्टा कनेक्शन में तो वो कितना ले रहा है 100 एम्पियर। तो समझिए ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर इतना मोटा आ रहा होगा तो वाइंडिंग का कंडक्टर इतने में झेल लेगा उतने ही करंट को। क्लियर, उतने करंट को क्या कर रहा है, झेल ले रहा है। क्यों, क्योंकि करंट बढ़ जा रहा है तो मशीन का साइज छोटा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम प्रीफर करते हैं यहाँ पे। तो मेन चीज ध्यान रहे जो हमने कंस्ट्रक्शन वाइज बता दिया स्टार, बाकी चीजें तो बहुत सारा सीखने का है। प्रीफरेबल कंडीशन होता है डेल्टा कनेक्शन, बाकी स्टार से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्रीफर करते हो डेल्टा। अब थ्री फेज, अब देखिए जब यहाँ आप कर ही रहे हैं तो कुछ और समझिए। जब थ्री फेज क्या होता है, जब थ्री फेज सिस्टम हम यूज करते हैं तो थ्री फेज के अंदर क्या करते हैं, जब थ्री फेज बैलेंस अगर सप्लाई दिया जाता है ना तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। सिंगल फेज में ऐसा नहीं था, सिंगल फेज में एक वाइंडिंग देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता था, अल्टरनेटिंग फ्लक्स बस उत्पन्न होता। लेकिन दो वाइंडिंग देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ जो कंडक्टर को कट करता था। यहाँ पे चीजें वही होती है। यहाँ पे 3 बैलेंस फेज अगर सप्लाई दे दिया जाए किसी स्टार या डेल्टा कनेक्शन में तो ये घूमता हुआ फ्लक्स क्रिएट करता है RMF, जिसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो वर्किंग हम देखेंगे। यहां तक कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको आई होप स्टेटर का समझ आ चुका होगा। हम चलते हैं अब रोटर का कंस्ट्रक्शन पार्ट देखने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ दूसरा पार्ट जो मेजर पार्ट है हमारे लिए रोटर, क्योंकि रोटर के बारे में बहुत चीज़ जाने हैं। 2 पार्ट होते हैं, क्यों 2 पार्ट बनाए गए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला ही पार्ट उसमें लिया हूँ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। केज मतलब होता है पिंजरा, पिंजरा टाइप का जो रोटर बना है उसको केज रोटर भी बोल दिए जाते हैं। अब यहाँ देखिए केज रोटर हम बाद में चर्चा ये भी करेंगे कि क्यों और किस तरीके से ये रोटर बनाए जाते हैं। एक चीज़ आप पहले मैं चाहता हूं कि नहीं तो आप एक वीडियो देखें कि किस तरीके के रोटर होते हैं। केज टाइप के रोटर पहले देखिए एनिमेशन के थ्रू, आपके डिस्प्ले पे इमेज जो बन रहा है ये केज टाइप के रोटर हैं, ठीक है ना, ये केज टाइप का रोटर है। तो चलिए आई होप आपके ये कहाँ होते हैं, इनर सेक्शन में है ना। आउटर सेक्शन में स्टेटर था और इनर सेक्शन में रोटर है। आइए अब यहाँ पे देखता हूं मैं। तो हमने लिया रोटर का स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, रोटर है ना। रोटर के टाइप है, केज मतलब पिंजरा, यानी ये जो होते हैं रोटर के अंदर पिंजरा टाइप के होते हैं। ये कंडक्टर होते हैं, मोटे मोटे कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। और उसको दोनों तरफ से शॉर्ट कर दिया जाता है। दोनों तरफ से क्या कर दिया जाता है जी, शॉर्टेड। तभी तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। शॉर्टेड होने के कारण करंट सर्कुलेट होने लगता है, करंट सर्कुलेट होने लगता है, ठीक है। वर्किंग बताएंगे आगे। तो आई होप ये चीज पता होगा। केज टाइप का रोटर है जिसको केज मतलब पिंजरा होता है। एंड रिंग्स होते हैं, एंड रिंग होते हैं। जो एंड रिंग किस चीज का बना होता है, फोर्ज्ड कॉपर का, है ना। फोर्ज्ड कॉपर का बना होता है, यानी कॉपर ही होता है, फोर्ज्ड कॉपर होते हैं, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रहे। अब अगर इसको ऊपर से टॉप व्यू से देखा जाए, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को अगर टॉप से देखा जाए तो आपको दिखेगा कि ये मोटे मोटे कंडक्टर्स हैं, है ना, मोटे मोटे कंडक्टर्स हैं। और इस तरीके से ये इसका किस पे होंगे, ये हवा में तो होगा नहीं, ये कोर पर होंगे, है ना, कोर पे होंगे। और इस तरीके से टॉप व्यू आपको दिखेगा जो कि ये सॉलिड मोटे मोटे कंडक्टर हैं। क्लियर ना। यही कंडक्टर को यहाँ पे एक एक लाइन के द्वारा दिखाया गया है, ठीक। अब ये कंडक्टर है, इसको आप कह सकते हो कॉपर बार, है ना, CU बार कह सकते हो, कॉपर बार। मोटे मोटे कंडक्टर होते हैं, है ना, जैसे ये है ना, ऐसे ऐसे मोटे मोटे कंडक्टर होते हैं। यहाँ 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 सॉलिड कंडक्टर एक ही, क्योंकि हाई करंट ये हाई करंट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसके लिए करंट कंडक्टर का साइज भी क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। आप समझिए जब हम जाएं इसी को तो ये कंडक्टर को कहाँ घुसाते हैं, ये रोटर होगा, ये हमारा रोटर होगा। तो ये कंडक्टर को ऐसे घुसा देते हैं, मोटे मोटे कंडक्टर को, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से हम कंडक्टर को क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। अगर देखा जाए तो यही कंडक्टर को इंसर्ट कीजिएगा तो ये यहाँ ऐसा आएगा, ये यहाँ ऐसा आएगा,
ये यहाँ ऐसा आएगा, ये भर जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। चलिए अब बारीकी से देखते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, इसके अंदर क्या हो गया, इनबिल्ट हो गया। अब ये पूरा क्या है जी, ये पूरा हवा में है नहीं, ये पूरा लोहे का कोर है। क्या है जी, ये लोहे का कोर है। ये पूरा अगर बात की जाए तो लोहे का कोर है। ये कैसा होता है लोहे का कोर, लेमिनेटेड होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं सब, है ना, पतले पतले सेक्शन का बना होता है, उसमें लेमिनेटेड करके इतना बड़ा बना दिए और उसको नॉट बोल्ट से टाइट कर दिए, उसके अंदर कंडक्टर घुसा देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात की जाए, ये कैसा है, सेमी स्लॉट्स, इसको क्या बोलते हैं, सेमी स्लॉट्स। क्यों होता है, किस लिए होता है, आगे हम पढ़ेंगे। लीकेज करंट को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा यहाँ गैप रहता है, सेमी स्लॉट्स होता है, पूरा ओपन नहीं रखा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि सेमी स्लॉट्स भी हो गए, लेमिनेटेड हो गया, पतले पतले पत्तियों का बना होता है। अब इस टाइप के रोटर में क्या होता है, ये तो हमारा रोटर का हिस्सा है जो घूमेगा और ये किसी शाफ्ट से जुड़ा होगा, ये किसी शाफ्ट से जुड़ा होगा, लगातार घूम रहा होगा, अंदर का ही रोटेटिंग पार्ट है। यानी इसी के ऊपर क्या रहा होगा, जस्ट इसी के इमीडिएट जस्ट ऊपर क्या रहा होगा, स्टेटर। तो स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप भी यहाँ पे कम होता है। ये अगर बात की जाए तो इसी के ऊपर रहता है ये स्टेटर, ये 3 फेज वाला स्टेटर होगा। ये देखिए 3 फेज सिस्टम का स्टेटर होगा ना। तो ये जो है ना, इसके अंदर इस टाइप के मशीन के अंदर स्क्वायरल केज रोटर टाइप का जो होता है उसमें एयर गैप भी बहुत कम होता है। किसके बीच, ये तो स्टेटर हो गया और ये हो गया हमारा रोटर। तो स्टेटर और रोटर के बीच जो होते हैं ना, एयर गैप भी कम होता है। एयर गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है ना। एयर गैप जो होते हैं क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसके बीच, रोटर और स्टेटर के बीच। यानी हवा का एयर गैप जो होना चाहिए कई बार ज़्यादा भी होता है अलग अलग वाइंडिंग के थ्रू, कंडीशन के थ्रू, लेकिन इस टाइप के रोटर में क्या होता है, गैप बहुत कम होता है। एयर गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही कम होता है। ठीक है ना। चलिए तो इसकी चर्चा हमने कर लिया। अब समझिएगा यहाँ पे एक चीज़ और क्या बात करनी है आपसे, ये सारे रिंग क्या होंगे, आपस में शॉर्टेड होंगे। अगर बात की जाए ये कैसा होगा जी, ये कंडक्टर आपने डाल दिया तो ओपन थोड़ी कंडक्टर होगा, क्योंकि करंट सर्कुलेट तभी होगा जब शॉर्टेड होंगे। ये सारे कंडक्टर क्या होते हैं आपस में, शॉर्टेड रिंग। आप इसको कह सकते हो शॉर्टेड रिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है, या इसी को एंड रिंग भी बोला जाता है। एंड रिंग भी, कितने एंड रिंग होंगे जी, 2। एक यहां अगर लग रहा है तो दूसरा यहां लग रहा होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ा होगा और एक सेक्शन इधर होगा तो दूसरे 2, यानी 2 एंड रिंग लगते हैं जो शॉर्ट कर देता है सारे कंडक्टर्स को। तो यहां तक आपको पता है केज रोटर का, ही आपको पता चल गया होगा। अब यहां पे बात उठती है कि केज रोटर जब है ही तो हमारे पास स्लिप रिंग की बात क्यों की गई, है ना। स्क्वायरल केज तो है ही, लेकिन उसके बाद स्लिप रिंग भी है रोटर। तो ध्यान रहे इसका और उसमें कुछ डिफरेंसेस होता है। अगर ये रोटर है, ध्यान रखें, ये शाफ्ट को घुमाएगा। अगर ये मोटर है तो ऑब्वियसली ये रोटर घूमेगा तो शाफ्ट भी इससे क्या करेगा, घूमेगा। अब ध्यान रखें ये जो घूमेगा तो यही बनेगा हमारा क्या, मोटर। एक एक चीज को मैं चर्चा कर देता हूं। तो जब ये मेरे पास है तो ऑलरेडी हमने क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं आगे करूंगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप की जो रोटर होते हैं ना, देखिए इसमें क्या है, एक बार अगर आपने सप्लाई दे दिया, 3 फेज का सप्लाई अगर आपने इस पे एक बार दे दिया, एक बार सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि इसकी स्पीड ns निर्धारित करता है। ns का जो स्पीड होगा nr उसी के पीछे पीछे चलेगा। वर्किंग के आगे हम देखेंगे किस तरीके से होता है, लेकिन ns की जो एक बार स्पीड होगी ना, 3 फेज सप्लाई देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और ns के आधार पे nr हमारा चलता है। इसमें हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं होता। जो एक बार आपने सप्लाई दे दिया ना उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, है ना। जो आपने सप्लाई दे दिया ये उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे कि केज रोटर आपका फैन है, एक बार जो आपने सप्लाई दिया ना, आपके अकॉर्डिंग उसमें जितना वोल्टेज और जितना फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग फिक्स चलता रहेगा। क्या करेगा, फिक्स चलता रहेगा। फिर आप सप्लाई के वोल्टेज को घटाओगे तभी स्पीड घटेगा, यानी रोटर से कोई चेंज नहीं कर सकते। यह चीजें यहाँ पे भी होता है, ध्यान रखिएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में, केज टाइप के रोटर में सप्लाई, यानी सप्लाई ns किस पे डिपेंड करता है जी, सिंक्रोनस फील्ड। ns क्या था, सिंक्रोनस फील्ड। ये निर्भर किससे पड़ता है जी, 120F/P, 120F/P। एकदम बारीकी से समझिएगा। ns क्या था, ns की अगर चर्चा की जाए
तो ये था सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड क्या था जी? कोई मैटर था, कुछ ऐसा था कि घूम रहा था, क्या रोटर था? नहीं। सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं? इमेजिनरी पोल, जिसको आप देख नहीं रहे, लेकिन आप जब सप्लाई देते हो तो एक इमेजिनरी पोल लगातार घूम रहा होता है मशीन के अंदर। एक ये मान लो ये इमेजिनरी है, एन पोल है, एस पोल है, लगातार घूम रहा होता है एक फिक्स डायरेक्शन में, है ना, लगातार घूम रहा होता है। अब इसके बीच में कंडक्टर लगा दूंगा, ये देखिए ये लगातार घूम रहा होता है, इसके बीच कंडक्टर लगा दूंगा तो इसको कट करेगा, है ना। ये लगातार घूम रहा होता है, कंडक्टर लाएगा यानी रोटर लाएगा तो कट करेगा, और रोटर के कंडक्टर को कट करेगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। अब ईएमएफ डेवलप होगा तो अगर ये शॉर्टेड होंगे तो करंट सर्कुलेशन होता है। तो चलिए वो चर्चा तो बाद की है। इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड को, सिंक्रोनस स्पीड यानी फील्ड के स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी अगर कम कर दें तो अब इसका सिंक्रोनस स्पीड कम होगा तो रोटर की स्पीड कंट्रोल होगा, है ना। तो सप्लाई में आगे भी देखेंगे, वोल्टेज को कम कर देंगे तो इसकी स्पीड भी घट जाएगा, है ना। तो सप्लाई को कम करने से रोटर सिंक्रोनस ये जो है हमारा ये स्पीड हमारा घटता बढ़ता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे स्लिप रिंग में तो सप्लाई को बिना चेंज किए भी रोटर के स्लिप रिंग के थ्रू कुछ ऐसा रेजिस्टेंस या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे कि तब भी मोटर के स्पीड को चेंज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है। ये इसका रोटर डायरेक्ट निर्भर करता है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई के वोल्टेज पे, है ना, और वहां पे नंबर ऑफ पोल जितना डिजाइन हुआ उसके आधार पे। लेकिन जब स्लिप रिंग होगा हमारा तो स्लिप रिंग जो होंगे वो रोटर पे भी निर्भर करेगा। अगर रोटर के सब रिंग पे हम अलग से कुछ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, वहां पे टेक्निक होता है तो वो रोटर की स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, चाहे सप्लाई की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को आप चेंज ना भी करें तो भी। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं। तो एक चीज और दिमाग में रहे, सिंक्रोनस स्पीड क्या है? बहुत को कंफ्यूजन रहता है, ये स्पीड क्या है, ये स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूजन देखता हूं बच्चों को। तो देखिए नॉर्मली सिंक्रोनस स्पीड को एनएस से इंडिकेट करता है। किससे? एनएस से। एन फॉर स्पीड, एस फॉर सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस स्पीड हो गया। अब समझिए ऐसे लॉजिकली मैं बताता हूं ट्रिकी से, जिनके बार याद रहेगा। एनएस क्या होता है जी? एक पोल होता है। एनएस क्या होता है? एक पोल होता है, दिमाग में रखिए। एनएस क्या होता है? एक चुंबक होता है। एनएस क्या होता है? चुंबक। तो ये जो स्पीड है किसकी स्पीड है? चुंबक की। तो कोई फिजिकल चुंबक होता है क्या? नहीं, इमेजिनरी, जो लगातार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। सप्लाई जैसे 2 वाइंडिंग देते थे तो इंडक्शन में होता था, यहाँ 3 फेज सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग ये आरएमएफ होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा एक फिक्स डायरेक्शन में। तो समझिए एनएस क्या होता है? चुंबक। तो वही एनएस ऐसे समझ लीजिएगा, एनएस नहीं, ये किसकी है? चुंबक की स्पीड। क्योंकि रोटर की स्पीड जब भी देगा तो एनआर देगा, तो स्पीड ऑफ रोटर। तो एनआर रोटर को इंडिकेट करता है, एनएस हमेशा आपके जो होते हैं सिंक्रोनस स्पीड को इंडिकेट करता है। और सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड वो होते हैं जो हमारे इमेजिनरी पोल्स का रोटेशन को इंडिकेट करता है, और जो किस पे निर्भर करता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर और पोल पर, है ना, उस पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे वोल्टेज पे भी कैसे रिलेट करता है, एक एक चीज को हम चीजों को यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप कि कंस्ट्रक्शन रोटर के अकॉर्डिंग आपको ये चीज पता चल गया होगा कि ये कंस्ट्रक्शन रोटर का किस तरीके से होते हैं। और ये तो हमारा क्या है? ये जो आउटर बॉडी था ये हमारा क्या है? स्टेटर, है ना। जबकि स्टेटर रोटर के बीच इसके कंडीशन में गैप कम होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? ठीक है, हमने ड्रॉबैक की आपको बता दिया कि इससे वो बेटर है। इसके एडवांटेज क्या है? अगर इसकी एडवांटेज की बात की जाए, इसका मेंटेनेंस बहुत सस्ता होता है, मेंटेनेंस आसान होता है। क्योंकि देखो सॉलिड कंडक्टर डाल दिए, काम निकल गया अपना, है ना, वाइंडिंग करने की ज्यादा झंझट नहीं रही। नेक्स्ट और क्या होता है इसके बारे में बात की जाए तो इस टाइप के मशीन में, है ना, दिक्कत क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क कमजोर होता है, यानी ज्यादा टान नहीं होता। शुरुआत के स्टार्टिंग टॉर्क बढ़िया नहीं होता, लेकिन रनिंग टॉर्क अच्छा होता है। अब ये क्या हो? दो टॉर्क हो गए एक मशीन में। देखिए मशीन के अंदर 2 टॉर्क होते हैं, एक स्टार्टिंग टॉर्क, एक रनिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क किसको कहते हैं जी? जब आप में यानी जब आपने सप्लाई दिया तो उसमें इतनी टान हो कि बड़े बड़े चीजों को खींच सके, बड़े बड़े चीजों को भी खींच सके। जैसे क्रेन के अंदर या ट्रेन के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर लगे होते हैं। कौन से लगे होते हैं? 3 फेज इंडक्शन। देखते हैं कितना लोड होने के बावजूद खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। तो हम कह सकते हैं जिसमें टान खींचने की ज्यादा ताकत हो उसको बोलते हैं हम कौन सा? होता है स्टार्टिंग टॉर्क, यानी स्टार्टिंग टॉर्क। और जो रनिंग कंडीशन में जिसमें ताकत खींचने ज्यादा हो उसको बोलते हैं रनिंग टॉर्क। तो टॉर्क 2 तरीके से होते हैं। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, यानी सप्लाई दोगे ना तो इसमें इतनी ताकत नहीं है कि बहुत ज्यादा इनर्शिया को क्या करे?
धकेल दे। लेकिन आगे दूसरा जो आएगा स्लिप रिंग वाला, उसमें इतनी ताकत होती है कि ज़्यादा इनर्शिया होता है, ज़्यादा घुमाने की ताकत होती है एट स्टार्टिंग, जैसे सप्लाई दिया तभी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। और इसमें क्या है, एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर एयर गैप क्या होता है, कम, है ना। इसमें क्या करते, क्यों, क्योंकि वाइंडिंग निकलने का झंझट नहीं, हवा निकलने का, यहाँ से कंडक्टर बाहर निकलने का झंझट नहीं है, तो एकदम सटा के भी रखेंगे एयर गैप कम से कम, तो क्या होगा हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत क्लोज भी रहेगा। एयर गैप जितना कम होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब एयर गैप कम रखने से क्या होता है, ज़्यादा रखने से क्या होता है, देखिए एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हवा के थ्रू बहुत जल्दी हो जाएगा। हवा के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जबकि गैप जितना रहेगा तो रिलक्टेंस बढ़ेगा। गैप यानी एक ये स्टेटर से रोटर के बीच जितना ज्यादा गैप होगा, रास्ते का रिलक्टेंस उतना ही बढ़ेगा, जो कि क्या होता है हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हम चाहते हैं हमेशा फील्ड क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, उसके लिए हवा कम से कम हो, है ना। और बातें मैं देखता हूं इसकी क्या है एडवांटेज। ओके, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसके एडवांटेज और ड्रॉबैक क्या होते हैं, उसके पॉइंट्स में दिखा देता हूँ आपको। एक बार देखिए एडवांटेज क्या है। इसके एडवांटेज देखिए आपके स्क्रीन पे क्या क्या दिया गया है। दी वाइंडिंग प्रोसेस ऑफ रोटर इज सिंपल। रोटर के वाइंडिंग प्रोसेस क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। द कोस्ट एंड मेंटेनेंस इज लेस। इस टाइप के रोटर में कोस्ट और मेंटेनेंस कम होता है। लॉसेस आर लेस, इसमें लॉसेस कम से कम होते हैं। सो इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, एयर गैप इज लेस। एयर गैप इसके अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। गुड रनिंग परफॉर्मेंस, इसका रनिंग का टाइम का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या होते हैं इसके, पुअर होते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग टॉर्क क्या होते हैं, पुअर। लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस क्या होता है इसका, बढ़िया होता है। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है ना, इसके घाटे क्या है। तो घाटे में देखिए रोटर रेजिस्टेंस इज लेस। रोटर रेजिस्टेंस लेस होता है, इसका मतलब क्या है जी, क्योंकि मोटे मोटे कंडक्टर का उपयोग किया जाता है ना, मोटे कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए तो मोटे कंडक्टर का एरिया क्या होगा जी, एरिया ज्यादा होगा। मोटा कंडक्टर यूज करेंगे तो एरिया ज्यादा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। और रेजिस्टेंस जब कम होगा रोटर के कंडक्टर का, तो इसका टॉर्क जो होता है ना वो कम होता है। हम आगे देखेंगे टॉर्क का रिलेशन किस तरीके से रेजिस्टेंस से होता है ना। अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये है कि इस पे डेवलप्ड स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो डेवलप्ड स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, करंट ऑन रोटर क्या होता है, ज्यादा। अगर दूसरी बात की जाए तो रोटर के करंट पे क्या होता है, यहाँ पे करंट ज्यादा उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। रेजिस्टेंस कम है, क्यों रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि मोटा कंडक्टर है। रेजिस्टेंस कम है तो इस पे करंट क्या होगा, हैवी। अगर हैवी करंट होता है तो इसके वाइंडिंग डैमेज होने के खतरा होते हैं। इसके वाइंडिंग क्या होते हैं, डैमेज होने का खतरा होता है, यानी वाइंडिंग में गेट्स डैमेज। यानी करंट हाई करंट जाएगा तो इसके वाइंडिंग क्या होंगे, डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए कि स्पीड कंट्रोल मेथड आर लेस। इसमें क्या होता है, स्पीड कंट्रोल मेथड कम होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस ही किया था कि सिर्फ सप्लाई पे निर्भर करता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी घट जाए या वोल्टेज घटा दे तो स्पीड घटेगा बढ़ेगा। लेकिन जब हम रोटर के तरफ से कोई चांस नहीं ले सकते हैं। रोटर सप्लाई में जो दोगे एनएच जैसे चलेगा उसी करस्पॉन्डिंग हमारा एनआर हमेशा चलेगा। कभी हम रोटर तरफ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जबकि स्लिप रिंग जब आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से है कि आप कह सकते हो कि इसका रोटर कंट्रोल जो मोटर कंट्रोल होता है, मोटर कंट्रोल ओनली फ्रॉम सप्लाई साइड से ही होता है। रोटर साइड से मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे ड्रॉबैक हैं इसके। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूं, दूसरा स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के क्या एडवांटेज है, क्या ड्रॉबैक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर किस चीज का रोटर, उसके इंडक्शन रोटर है ना, इसके रोटर के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, अब यहां पे आप देखिए हमने लिया दूसरा पॉइंट स्लिप रिंग रोटर, ठीक है ना। स्लिप रिंग रोटर या इसी को बोला जाता है वाउंड रोटर, या इसी को बोलेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसका मतलब स्लिप रिंग रोटर कैसा है, उस इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग टाइप का।
तो पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देखिए, बाकी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। ये देखने में आपको जो वाइंडिंग है, ये रोटर पर वो क्या होगा, वाइंडिंग किए हुए होंगे पतले पहले मोटे वायर का यूज होता था केज में, लेकिन यहाँ पतले पतले तारों के वाइंडिंग होते हैं ना, बहुत सारे पतले पतले तारों का वाइंडिंग होगा इस तरीके से, पतले पतले तारों का वाइंडिंग होगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। ये किसकी भी कहानी चल रही है अभी, रोटर पर की। ये किसकी कहानी चल रही है, रोटर पर की, ठीक है ना। तो रोटर पे ऐसा हो रहा है, रोटर में इस टाइप के पतले पतले वायर यूज किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर पतले वायर होंगे तो उस पर रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कंडक्टर का ज़्यादा। इसका मतलब एक वायर पतला होगा तो उसका एरिया क्या होगा, कम, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या होगा उसका ज़्यादा, जिसका एरिया कम रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा। चलिए चर्चा करते हैं अभी कंस्ट्रक्शन की ओर। ध्यान, ये इसका शाफ्ट पे जिस पे रोटर घूमेगा, ये इसका शाफ्ट है, ये इसका क्या है, शाफ्ट है जिस पे ये घूमेगा। अब उसी पे हमने क्या किया, वाइंडिंग किया है। अब देखिए स्लिप रिंग, यही है क्या, इसी को बोलते हैं स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, है ना, स्लिप रिंग है। तो ये चीज़ों का ध्यान रहे, जो एसी मशीन होते हैं इसमें स्लिप रिंग का यूज होता है ना। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एसी मशीन में किस टाइप का रिंग का उपयोग करते हैं, स्लिप रिंग का, है ना, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। जबकि डीसी मशीन में कम्यूटेटर और ब्रश का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो एसी मशीन में स्लिप रिंग। अब यहां पे समझिए क्या इसके एडवांटेज है, अगर इसको भी वाइंड करके यही शॉर्ट कर दिया जाता तो इसमें कुछ एडिशनल मेथड नहीं मिलते स्पीड कंट्रोल करने के। देखिए क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन है रोटर का, इसको क्या कर दिया गया, शाफ्ट पे आगे स्लिप रिंग बना दिया गया, जिसमें ये शाफ्ट के साथ घूमता है। जैसे से मशीन घूमेगा तो ये भी घूमेगा शाफ्ट के साथ। ये इंसुलेशन दे रखा हूं और उस पर स्लिप रिंग दे रखा हूं, उस पर हमने क्या दिया है, ब्रशेस। अब देखिए ये क्या करता है, ये साथ में अगर ये घूम रहा है तो ये सब घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है, इसी के साथ घूमता रहेगा। लेकिन ये जो यहां कनेक्शन है, ये यहां से हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग से कनेक्शन बाहर लेते हैं। यानी ये सब चल रहा है, ये कनेक्शन सब चल रहा है, और यहां से देखिए ये जो है, यहां से हम 3 आउटपुट निकाल लेते हैं, यहां से 3 आउटपुट निकाल लेते हैं। भाई क्यों निकाल रहे हैं, इसको तो शॉर्ट कर देना था, जैसे ही इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल कहता है शॉर्ट कीजिए, वो उसको कट करता है, यानी आरएमएफ उसको कट करता है रोटर कंडक्टर को, तो ईएमएफ डेवलप होता है तो घूमना शुरू करता है। ठीक है, अगर शॉर्ट करना है, ये लोग बाहर से भी शॉर्ट कर दिए, कोई बात नहीं, अंदर से शॉर्ट होना था, वायर इसके बाहर आए, हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये रनिंग परफॉर्मेंस तो देगा। लेकिन एक चीज हमने बोला था कि जो वो मशीन था या हमारा केज रोटर्स का स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत बढ़िया नहीं था। तो क्यों टॉर्क बढ़िया नहीं था, क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस आर, रोटर का रेजिस्टेंस क्या है, कम, तो इसके समानुपाती हमारा क्या होता है, टॉर्क जो स्टार्टिंग डेवलप होता है वो भी कम होता है। क्या, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, कम। तो दिक्कत की बात यही थी कि रोटर के रेजिस्टेंस, रोटर के वायर में रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता शुरुआत के टाइम में तो क्या होता, हमारा टॉर्क बढ़ जाता है ना। लेकिन रनिंग टाइम में हम उसको हटा भी लें, ये भी रहता है चैलेंज, क्योंकि रनिंग टाइम में भी चलेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा होता रहेगा। तो समझिए, तो इस टाइप के मशीन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस दिए, वायर पतला है, वायर पतला है तो वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ गया, स्टार्टिंग टॉर्क तो ऐसे ही बढ़ रहा है इस टाइप के मशीन में। दूसरा, चाहे तो एडिशनल रेजिस्टेंस का उपयोग हम बाहर में करते ही करते हैं, चाहे क्या आगे करते ही करते हैं। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, तो क्या हो गया, इसी वाइंडिंग में हम सब मशीन चल रहा है, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल, ये क्या है, एक्सटर्नल हम एक्सटर्नल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं आगे एनिमेशन में हर चीज। एक्सटर्नल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं स्लिप रिंग के थ्रू, ताकि जब हम मशीन को सप्लाई देंगे, मशीन को सप्लाई कहाँ दिया जाएगा जी, इसके बाहरी आवरण पे जो स्टेटर होगा उस पे सप्लाई दिया जाएगा, तब ये रोटेट करना शुरू करेगा। तो स्टार्टिंग करंट हैवी ना हो, उसको भी कम करने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो कई एडवांटेज मिलते जा रहे हैं। देखिए कई एडवांटेज, क्या, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ाना है, रोटर का रेजिस्टेंस R2 रोटर यूज कर लिया, क्योंकि ये वाइंडिंग दूसरा है, पहला वाइंडिंग तो इसके स्टेटर का होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने रोटर का रेजिस्टेंस R2 एक्सटर्नल भी इसमें यूज किया। तो टॉर्क को और ज्यादा बढ़ाना है तो टॉर्क
को और ज़्यादा बढ़ाना है तो हम कहते हैं अब R2 रोटर का तो था ही, प्लस R2 आपने एक्सटर्नल भी इसमें ऐड कर दिया। देखिए ये वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ रहा है कि नहीं, ये वाइंडिंग के साथ इसके साथ बात करें तो ये सीरीज में जुड़ रहा है, तो क्या हो गया R2 एक्सटर्नल भी जुड़ गया। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बढ़ता है। जितना रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा रोटर पे शुरुआत में, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। ये इक्वेशन आगे आते हैं, इसीलिए यहाँ पे एनालिसिस आपको सीधे बता दिया था। तो स्टार्टिंग टॉर्क कब बढ़ता है, जब हम इस टाइप में एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। जब आपको रनिंग कंडीशन में आ जाता है उस टाइम अगर रेजिस्टेंस को लगा के रखेंगे तो पावर तो ज्यादा रोटर पे लॉस हो रहा होगा, इसीलिए क्या करते हैं उस टाइम इस की को खिसका के इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, सब ऑटोमेटिक होता है हमारे अरेंजमेंट में ऑटो कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो ये इसको खिसका के इधर कर दिया तो सब वायर क्या हो गया, शॉर्टेड। जैसे ये यहाँ शॉर्ट होता है वो यहाँ हो गया, 0 पॉइंट पे सब शॉर्ट हो गए, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं और लॉस भी अंदर में नहीं होगा बाद में रनिंग टाइम में। तो ये चीजें हैं, इसमें क्या होते हैं हमारे कंट्रोल के मेथड बढ़ जाते हैं, रोटर के स्पीड कंट्रोल को का मेथड हमारे पास बढ़ जाते हैं। पहले क्या था केज रोटर में समझिए वहां पे स्पीड जो है, स्पीड को कंट्रोल करने का सिर्फ सप्लाई से ही मेथड था। अब यहाँ पे हमारे पास एक और जादू आ गया है ना, एक और ताकत आ गया कि भाई सप्लाई के साथ तो हम छेड़छाड़ ना भी करें, हम इधर छेड़छाड़ करेंगे तो रोटर के साथ कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। अब ध्यान रहे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि रोटर पे जो 3 फेज के वाइंडिंग किए गए हैं वो स्टार टाइप का होगा या डेल्टा टाइप का, ये बड़ा चीजें हैं। हमने एक चीज तो तय था, हमको समझिएगा, मैं बता रहा हूं अभी क्लियर, एक एक चीज कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखिएगा। अब बातें आती हैं क्या कि जो ये रोटर है, जब कंस्ट्रक्शन ही पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से समझे हैं, इसके ऊपर कौन सा होगा जी, इसके ऊपर होगा स्टेटर, इसके ऊपर क्या होगा जी स्टेटर, अगर बात की जाए तो, है ना। स्टेटर पे भी वाइंडिंग होंगे, स्टेटर पे भी क्या होगा वाइंडिंग होगा, जो हमने पहले देख रखा था। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये घट गया है एरिया, एक यहाँ होगा। स्टेटर पे भी क्या होगा वाइंडिंग। तो स्टेटर पे हमने वाइंडिंग देख लिया था कल ही, 3 फेज का वाइंडिंग यहाँ पे भी होगा, स्टेटर पे भी हमने देख लिया था। उस पे कैसा कनेक्शन दिया था, डेल्टा, क्यों, साइज मशीन का घटे, है ना। अब इस पे कंस्ट्रक्शन जो होता है हमेशा वो स्टार रखा जाता है। रोटर पे ये है रोटर, ये है स्टेटर, है ना, ये है रोटर, ये है स्टेटर। तो क्या होता है रोटर पे कनेक्शन जो होता है हमेशा स्टार रखा जाता है। स्टार इन द सेंस ये ऐसे, ये ऐसे, क्यों, तभी तो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया गया है। देखिए यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तभी इसके सीरीज में हो गया, ये इसके सीरीज में हो गया। अगर ये यहाँ के रेजिस्टेंस से जुड़ा तो ये इसके सीरीज में हो गया, तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर इसमें आप डेल्टा यूज कर लेंगे ना, ये अगर मान लीजिए ये वाइंडिंग ये रहा, ये रहा, अगर इसमें डेल्टा यूज करेंगे और इसके तार को ले जाएंगे, इसमें डेल्टा रोटर का रेजिस्टेंस में रोटर का वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन कर देंगे और वायर को बाहर ले जाएंगे, तो कैसे करोगे, तब आप रेजिस्टेंस ऐसे ऐड करने की कोशिश करोगे, तो ये तो क्लोज है, ये मामला तो क्लोज है, यहां तो इसके सीरीज में चला गया। तो इसीलिए ये कनेक्शन फेल्योर होता है हमेशा। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर होते हैं, उस पे रोटर का वाइंडिंग हमेशा कैसा होगा, स्टार कनेक्टेड, हमेशा कैसा होगा, स्टार कनेक्टेड। क्यों, जब आपको ये अचीव करना है कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना, एक्सटर्नल यानी रोटर को कंट्रोल करने के आपके मेथड बनाने हैं, तो अगर डेल्टा आपको बनाना है तो बस वही डेल्टा बना के रख दीजिए, फिर एक्सटर्नल का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो एक्सटर्नल कुछ नहीं करेगा। आप डेल्टा रख सकते हैं, डेल्टा वाइंडिंग कर दिए, शॉर्ट कर दिए, यहीं पे बैठा है डेल्टा कनेक्शन बन के, फिर आप एक्सटर्नल वायर से कुछ जोड़ नहीं सकते, है ना। इसीलिए अगर आपके कंट्रोल स्ट्रेटजी बढ़ाने हैं, कंट्रोल के मेथड और वाइड करने हैं सप्लाई के साथ साथ रोटर की तरफ से भी, तो आपको जरूरी है कि हमेशा कनेक्शन कैसा प्रीफर करना पड़ेगा, यानी स्टार कनेक्शन। किसका, रोटर का। रोटर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, स्टार कनेक्टेड, और डेल्टा का कैसा होना चाहिए, डेल्टा का सॉरी स्टार्टर का कैसा होना चाहिए, डेल्टा कनेक्टेड। क्लियर, डेल्टा कनेक्टेड और ये स्टार कनेक्टेड होना चाहिए। प्रेफरेंस हमारा होता है क्योंकि कंट्रोल स्ट्रेटजी अपने को बढ़ाने होते हैं। नेक्स्ट और चीज समझिएगा, अब इस पे भी वाइंडिंग है पतले पतले तारों का, इस पे भी पतले पतले तारों का। जब ये गति में होगा, जब ये मोशन में होगा, तो गैप आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके वाइंडिंग फॉल आउट हो जाए तो फंस ना जाए, या ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो कोई इसके वाइंडिंग में असर पड़ेगा।
तो इसको बाहर ना निकल जाए या फिर इसके वाइंडिंग अफेक्टेड ना हो, तो इसके अंदर एयर गैप ज़्यादा रखा जाता है। क्या होता है? एयर का गैप। जबकि उसके अंदर था क्या? नहीं, उसके अंदर एयर गैप बहुत कम रखा जाता है। एक ही सॉलिड कंडक्टर था, है ना, एक ही सॉलिड कंडक्टर था। लेकिन यहाँ पे आपको पतले पतले तार होने का एयर गैप ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर एयर गैप ज़्यादा हो गया तो बताइए रिलक्टेंस होगा कि नहीं ज़्यादा? रिलक्टेंस क्या हो गया? पाथ का, इस रोटर और स्टेटर के बीच का रिलक्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा। और रोटर और स्टेटर के बीच का गैप अगर ज़्यादा हो गया तो ध्यान से समझिएगा, अब मैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा करंट खाएगा इस टाइप का रोटर, है ना। देखिए हवा से ज्यादा अगर एनर्जी दूर गैप है तो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करेगा ना ये, यानी हवा बहुत ज्यादा लॉस एयर गैप के अंदर हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि सप्लाई आप 10 दिए तो 5 यहीं खर्च हो गया तो 5 यहीं मिला, है ना। इसका मतलब एयर गैप अगर ज्यादा हो जाता है तो मशीन का आप कह सकते हो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता है। ये मशीन का मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा लेगा, यानी सिर्फ कोई लोड ना भी कनेक्ट हो, खाली घुमाने के लिए शाफ्ट को, चक्की को खाली चलाने के लिए भी ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, लगभग 30 से 35%। समझिएगा ट्रांसफार्मर के अंदर क्या था, कोर से फ्लक्स गुजर रहा था, हवा से तो नहीं गुजर रहा था। प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी साइड से जो लिंक हो रहा था वो कोर से हो रहा था, इसीलिए से 3 से 5% टोटल जो नो लोड करंट था 3 से 5%। अगर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात करते थे तो वहां 3% था, 3% अप्रॉक्स मैग्नेटाइजिंग करंट लेता था। अब देखिए ये खाली नो लोड कंडीशन, मतलब कोई मैकेनिकली बेल्ट नहीं लगा हुआ है, खाली फ्रीली घूमना है, तो फ्रीली में ज्यादा लोड तो नहीं होता, वो नो लोड माना जाता है। मोटर के अंदर अगर कोई फ्रीली घूम रहा है तो उसको नो लोड माना जाता है। जैसे आपके घरों के ही मोटर हुए, अगर उसको पानी ना उससे खींचा जाए तो नो लोड कंडीशन है, वो कम करंट खींचेगा। लेकिन पानी जैसे खींचने के लिए दोगे, मैकेनिकल लोड आया तो सप्लाई ज्यादा लेगा। तो क्लियर समझिए यहां पे क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ की कहाँ की बात आ गई समझिएगा, यानी नो लोड कंडीशन पे भी इस पे कोई बेल्ट ना भी लगा हो, कि कोई लोड का बेल्ट ना भी लगा हो, तो ऐसे मशीन में मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, लगभग 30 से 35% ये रखता है मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी सप्लाई से 30 से 35% मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है सिर्फ चलने के लिए। और चक्की चलेगा तो 100% करंट लेगा ही, लेकिन नहीं चला तो मैग्नेटाइजिंग करंट नो लोड कंपोनेंट में भी, नो लोड कहे तो कोई शाफ्ट पे लोड नहीं हो तब भी 30 से 35% खींचता है। क्यों? क्योंकि एयर का गैप देखिए ज्यादा हो गया, एयर का गैप इसमें ज्यादा रखा जाता है। एयर का गैप ज्यादा हो गया तो इस पाथ का रिलक्टेंस सब मैग्नेटिक चीज को आप अच्छे से समझिएगा। रिलक्टेंस क्या होता है, जो फ्लक्स के रास्ता में अवरोध उत्पन्न हो, तो यहां से यहां शिफ्ट क्या हो रहा है, फ्लक्स ही तो हो रहा है, तो उसके रिलक्टेंस बढ़ गए तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यहां ज्यादा लगता है 30 से 35%। क्लियर ना। जबकि केज रोटर में एयर गैप केज रोटर में ठीक है वो एयर गैप बहुत कम होता है, तो वहां मैग्नेटाइजिंग करंट 30-35% से कम में लगता है नो लोड कंडीशन में, लेकिन यहाँ ज्यादा लगता है। तो ये एक तरीके से इसमें कुछ जब एडवांटेज है तो कुछ ड्रॉबैक भी है। ये भारी भारी चीज को टॉर्क से खींच सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुरुआत में आप लगा दिए, मशीन में हैवी टॉर्क दिया तो आप टॉर्क से काम कर लिए। जब रनिंग कंडीशन पे आया इस रेजिस्टेंस को हटा लीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि ओपन रह जाएगा। अगर ये सेकेंडरी साइड ओपन कर देगा कोई, तब तो ये वाइंडिंग शॉर्ट ही नहीं हुआ, तो फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सप्लाई देने पे खाली ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये घूमेगा नहीं, है ना। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, ओपन ही छोड़ देंगे स्लिप रिंग के बाहर, तब तो सिर्फ ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, करंट तो सर्कुलेट होगा ही नहीं। तो इसको हमेशा शॉर्ट रखना पड़ता है ना, शॉर्ट, या तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा दिए तो इसको शॉर्ट करना पड़ता है, तभी तो करंट सर्कुलेट होगा रोटर के वाइंडिंग पे। अब वो उसका विरोध करेगा तो वो भी एनएस के स्पीड से घूमने लगता है, ठीक है ना। तो यहां तक आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी अच्छे से मैंने बता दिया। और अब एक एक बात इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं। एडवांटेज के पॉइंट आपके स्क्रीन पे आएंगे और ड्रॉबैक के स्क्रीन पे आएंगे, जिसको मैं डिस्कस कर देता हूं। एडवांटेज की बात अगर की जाए, देखिएगा एडवांटेज एंड ड्रॉबैक की बात करता हूं मैं यहाँ पे। एडवांटेज एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज। एडवांटेज added easily, we can added easily external resistance by slip ring, so starting torque will be more। कह रहा है कि इसमें आप एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करने की कैपेसिटी आ गई है इस टाइप के रोटर में, तो आप इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन आपसे कह रहा है
कि ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब रोटर पे कैसा वाइंडिंग होगा, स्टार वाइंडिंग होगा। कैसा, स्टार कनेक्टेड। डेल्टा में ऐसा पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। थर्ड वन पॉइंट कह रहा है आपसे एडिशनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे ना तो टोटल रेजिस्टेंस जो है इस वाइंडिंग का क्या होगा, रोटर के वाइंडिंग का बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में वाइंडिंग जलने की भी खतरा कम होगी, क्योंकि जब बहुत हैवी अमाउंट NS एकाएक रोटर के कंडक्टर को कट करता है तो इसके वाइंडिंग पे बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। तो बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस एक्सटर्नल भी जोड़ दिए, तार भी पतला है, तो इस टाइप के वाइंडिंग के जलने की चांसेस कम होते हैं, है ना। नेक्स्ट बात की जाए स्पीड कंट्रोल मेथड सिंपल एंड हैविंग मोर नंबर ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड। इसमें जो होते हैं स्पीड कंट्रोल मेथड बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, एक तो सप्लाई से भी और दूसरा रोटर साइड से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज क्या। ऑब्वियसली जिसके एडवांटेज होंगे इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि स्लिप रिंग लगाए हो, अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा ही, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये मोटर। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें मेंटेनेंस मोर, ऑब्वियसली मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं, साइज बढ़ेगा तो मेंटेनेंस बढ़ेगा, ब्रशेस इसके घिसेंगे, आगे क्या होगा इसके ब्रशेस घिसेंगे, अगर ब्रशेस घिसेंगे तो मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट भी बढ़ेगा इस मशीन का ऑब्वियसली। नेक्स्ट है मतलब आपको बराबर ब्रश और स्लिप रिंग को चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए अंडर रनिंग कंडीशन दी एज रोटर रेजिस्टेंस आर टू है। देखिए अगर मान लो आपने इसको शॉर्ट भी कर दिया, एक्सटर्नल हटा भी दिया, तो वायर तो पतला है, वायर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रनिंग कंडीशन में भी इसमें क्या होंगे, रनिंग कंडीशन में भी पावर की क्षति इस टाइप के मोटर में ज़्यादा होगा, इस टाइप के रोटर में ज़्यादा होगा पावर की क्षति। इस चीज को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि R2 क्या है, ज़्यादा है, वो मोटा था ये पतला है। अब अगर इसको हटा भी दे तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, इसका लॉस ज़्यादा होगा। तो रनिंग परफॉर्मेंस इसीलिए इसका बहुत बढ़िया नहीं होता, पर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया होता है। ओवरऑल इस मशीन का वाइडली यूज तो होता ही है। और बात की जाए नेक्स्ट की स्लिप रिंग इंडक्शन द एयर गैप इज मोर। क्या कर रहा है स्लिप रिंग, नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है इस फोर्थ में, स्लिप रिंग में क्या होता है एयर गैप मोर, इस किसके कंपैरिजन में, केज रोटर की तुलना में। केज रोटर की तुलना में इसका क्या होता है एयर गैप ज़्यादा, तो रिलक्टेंस क्या होगा पाथ का ज़्यादा, फ्लक्स जो स्टेटर टू रोटर जाएगा उसमें रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। सो टू ओवरकम रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस बढ़ रहा है उसके तुलना में अब उसको ओवरकम करने के लिए अब उसी मोटर को चलने के लिए नो लोड कंडीशन पे भी मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जो कि लगभग 30 से 35% हो जाता है ना। 30 से नो लोड कंडीशन में भी 30 से 35% अपने करंट का ड्रॉ करता है। ये किस चीज़ के लिए, उस कंडीशन मैग्नेटाइजिंग करंट को मेंटेन करने के लिए, अपने रोटर के स्पीड को चलाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है तो ऑब्वियसली जब मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो मशीन का पावर फैक्टर थोड़ा पुअर हो जाता है। इस टाइप का मशीन का पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर, यानी पावर फैक्टर 1 होना सबसे बढ़िया है, तो 0.7 0.8 हो जाएगा, 0.85 हो जाएगा, पुअर होगा। और नहीं तो प्रैक्टिकली पावर फैक्टर 0.95 0.9 0.9.5 है ना, 0.95 ये सब पावर फैक्टर अच्छा होता है। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि फाइनली कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो एज कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज बेटर परफॉर्मेंस अंडर रनिंग कंडीशन सो मोस्टली इन डोमेस्टिक यूज। क्या होता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो केज रोटर हैज बेटर परफॉर्मेंस, केज में क्या होगा छोट, क्योंकि इतना डोमेस्टिक में इतना लोड की जरूरत नहीं होती, तो केज के लिए प्रीफर कौन सा करते हैं, डोमेस्टिक में हम यूज करते हैं केज टाइप का रोटर। लेकिन अगर बात की जाए आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज गुड पावर फैक्टर कंपेयर टू स्लिप रिंग। ऑब्वियसली पावर फैक्टर किसका अच्छा होगा, केज रोटर का, क्योंकि एयर गैप कम था, यहाँ एयर गैप ज़्यादा। अब नेक्स्ट बात ये आ रही है कि अब स्टार्टिंग परफॉर्मेंस जो है हमारा किसका कमजोर है, केज रोटर का। तो उसके लिए भी हमने कुछ टेक्निक अपना रखा है। क्या, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस जो केज मोटर का पुअर होता है उसके लिए आप जानते हो, अब यहाँ पे चीज़ें आने लगी, हम इसके वाइंडिंग को क्या करते हैं,
स्क्रू कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, ये इससे स्टार्टिंग परफॉर्मेंस जो होता है रोटर का वो बढ़िया हो जाता है। स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या होता है? बढ़िया। इसीलिए हम क्या करते हैं, केज टाइप के रोटर का ये जो देखते हो ना, ये टेढ़ा करते हैं। ये ऐसा नहीं है डिजाइन बनाते हैं, जान के इसको टेढ़ा किया जाता है जिससे इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो, इंप्रूव करे। ठीक है ना। तो हमारा केज जो रोटर होता है उसको स्क्रू क्यों किया जाता है, ट्विस्टेड क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों नहीं रखा जाता, ऐसा क्यों रखा जाता है? तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा रखा जाता है, किसको, रोटर को। ये कैसा रोटर होता है? केज रोटर। जब भी देखते हो तो इस तरह से बनाए जाते हैं, इस तरीके से नहीं। अब यहाँ क्यों होता है ट्विस्टेड? कुछ ना कुछ थीटा डिग्री से एंगल किया जाता है। क्यों? यहाँ समझिएगा, कंडक्टर का लेंथ अगर देखा जाए, ये कंडक्टर का यहाँ से यहाँ लेंथ देखा जाए तो L है, और ये क्या होगा, ऑब्वियसली L1 होगा। ये बड़ा लेंथ होगा किससे? इससे, क्योंकि ये लेंथ ऐसे है, अगर उसको एंगल दे दिया है तो ये दूरी बढ़ेगा कि नहीं? ये हाइपोटेनियस हो जाएगा तो ये दूरी बढ़ता है। तो ये लेंथ यहाँ का ज्यादा है, यहाँ का लेंथ इसके तुलना में क्या है, कम है। लेंथ बढ़ेगा तो उसके समानुपाती उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस रोटर कंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो ऑब्वियसली आपका टॉर्क भी क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि हमने बताया था एक्सप्रेशन आएगा जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, रोटर के रेजिस्टेंस पे। तो अगर आपका रोटर का रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ रहा है, यहाँ ये लेंथ कर्व करने दिए, ये इतना ही दूरी के लिए इस स्टेट में जाओगे तो कुछ और लेंथ रहेगा, लेकिन कर्व पे जाओगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं जी? लेंथ बढ़ेगा तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। ये तो हम नॉर्मल चीज देखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो ये नॉइज भी प्रोड्यूस करता है ना, नॉइज प्रोड्यूस करता है, पर ऐसे कंडीशन में नॉइज रिमूव होता है। नेक्स्ट और क्या इसका एडवांटेज है स्क्रू टाइप के रोटर का? इसके एडवांटेज और है कि ये हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है। हार्मोनिक्स रिड्यूस करता है। इस अगर स्क्रू कर दिया जाए, ट्विस्टेड रोटर वाइंडिंग की जाए तो केज रोटर का, तो ये क्या करता है, हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करता है। तो एडवांटेज एक ये हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो गया, ज़्यादा आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपसे मशीन के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसमें लॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूस करता है। लॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूस करता है। मतलब लॉकिंग टेंडेंसी क्या होता है, कई बार मशीन क्या होता है, लॉक कर लेता है तो मोटर एक फिक्स स्पीड, मतलब मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाता। लॉकिंग टेंडेंसी होता है कि जिसका एन पोल के साथ मिल गया, एस पोल के साथ मिल गया, तो ये लॉक कर लेता, शुरुआत में मोटर को स्टार्टिंग में रन ही नहीं कर पाता। तो लॉकिंग टेंडेंसी स्क्रू करने पे क्या होता है, रिड्यूस होता है। मोटर जैसे ही सप्लाई दोगे आसानी से क्या करेगा, ये रन कर लेगा। तो ये कुछ इसके साइलेंट फीचर होते हैं, इसीलिए ये ट्विस्टेड किया जाता है, कभी स्ट्रेट नहीं रखा जाता है। तो ध्यान रहे, इसके एडवांटेज कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये डिजाइन नहीं होता, ये क्या होते हैं आपके ट्विस्टेड जान के किए जाते हैं केज टाइप के रोटर का। तो ये एडवांटेज आपको देखने को मिलता है, इसीलिए केज रोटर जो होते हैं उसको ट्विस्टेड किया जाता है। आई होप आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखा होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।